नमस्कार, फोर का फायर में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको बताएंगे कैसे लुलु मॉल में नमाज के पीछे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, नमाज को लेकर कैसे लगातार सियासत की जा रही है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा और दुखद हादसा हुआ। ग्राउंड जीरो पर टाइम्स ऑफ भारत की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, फोर का फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। यूपी के मदरसों में एडमिशन की उम्र को लेकर सरकार चर्चा कर रही है। इस पर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। फोर का फायर में स्वागत है आपका। आपको फोर का फायर में दिखाएंगे बाढ़ बारिश के साथ देश की बाकी खबरें आखिर क्या हैं, आगे आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस समय की 50 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक बस हादसा। खलघाट पुल से नर्मदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 13 लोगों की मौत। बस में लगभग 50 से 60 लोग सवार थे। 15 लोगों का रेस्क्यू हुआ, बाकियों की तलाश जारी। हादसे के बाद से बस को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। 12 शव बरामद कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। पीएमओ ने धार बस हादसे पर दुख जताया, कहा मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हर संभव सहायता जारी। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50,000 की मदद। धार हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की बातचीत, धार बस दुर्घटना की जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बातचीत की, सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजा जाएगा। धार हादसे पर सांसद छतर सिंह का बयान, कहा करीब 15 लोगों को बचाया भी गया है। एसडीआरएफ रेस्क्यू की टीम ऑपरेशन चला रही है। धार हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया, कहा इंदौर से पुणे जा रही थी बस, बचाव अभियान और कार्य जारी। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। करीब 4,800 सांसद और विधायक मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है। संसद भवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। राष्ट्रपति पद के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग की, संसद भवन में वोट किया। राष्ट्रपति चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी वोट डाला। वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे संसद भवन। गुजराती आदिवासी नेता छोटू वसावा और साथी महेश वसावा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। वोटिंग के बाद कहा कि आदिवासी मामले में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी है। मायावती ने बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। मायावती ने अन्य लोगों से भी मुर्मू को समर्थन देने की अपील की है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया। नामांकन के वक्त पीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। धनखड़ के नामांकन पर जयराम रमेश का तंज, नामांकन की तस्वीर ट्वीट करते हुए ये कहा कि आखिर उम्मीदवार कौन है। जयराम रमेश सवाल पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने सोनिया के साथ हामिद अंसारी का फोटो ट्वीट करके लिखा उम्मीदवार कौन है। पटना पुलिस की पूछताछ के दौरान अतहर और जलालुद्दीन का बड़ा खुलासा। बिहार में पीएफआई ने करीब 15,000 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। अतहर और जलालुद्दीन ने खुलासा किया, बिहार के अंदर ट्रेनिंग के लिए पीएफआई ने 15 जिलों में खोले कैंप, जबकि पूर्णिया को पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया। पीएफआई का हेडक्वार्टर बताने के बाद पुलिस ने पूर्णिया में छापेमारी की। पुलिस को ऑफिस में ताला लगा मिला। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस ने जब्त किया रजिस्टर। पुलिस ने अतहर और जलालुद्दीन से फंडिंग को लेकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत, आज होगी अकाउंट की जांच। पटना फुलवारी शरीफ पर बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा पुलिस को कई एजेंसीज के शामिल होने की खबर मिली, समय रहते कार्रवाई हुई, कोई भी देश विरोधी काम करने वाला शख्स नहीं जाएगा। पटना टेरर नेटवर्क में आरोपियों से रॉ, एटीएस, आईबी, एनआईए की पूछताछ। आरोपी अतहर अरमान ने किए कई खुलासे। टाइम्स ऑफ भारत के पास आरोपी अतहर और अरमान मलिक से पूछे गए सवालों की फहरिस्त। पुलिस के साथ ही एसआईटी टीम ने फंडिंग से लेकर 50 से ज्यादा सवाल पूछे। पटना टेरर मॉड्यूल पर एडीजी का खुलासा, बोले आरोपियों के मोबाइल डिटेल्स की जांच हो रही है, पुख्ता सबूतों पर चार्जशीट दायर करेंगे। उदयपुर में कपड़ा व्यापारी को धमकी देने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर दी थी हत्या की धमकी। पटना पीएफआई पर बोले गिरिराज सिंह, कहा पीएफआई ने भारत में आतंक का
माहौल बना दिया है, इन पर बैन लगाना बेहद जरूरी। विवादों में आने के बाद लुलु मॉल की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया। कहा, मॉल में किसी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, हम तुष्टीकरण का सहारा नहीं लेते, अखिलेश को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश के आरोप पर बोले मंत्री दानिश आजाद। कहा, कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। मदरसों में दाखिले की उम्र तय करने के लिए यूपी सरकार बनाएगी कमेटी। मंत्री दानिश आजाद ने कहा, सही उम्र में बच्चे अगली क्लास में अपग्रेड हो सके, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा हुई है। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा। मंगला आरती के बाद खुले बाबा के कपाट। पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। राजपुरा और सरथी कलान में आधी रात को देखा गया ड्रोन। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अचानक फटा ग्रेनेड। हादसे में एक अधिकारी और एक जेसीओ शहीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 2 दिनों में तीसरी बार ड्रोन दिखने के बाद छानबीन जारी। ओडिशा के गाजापट्टी में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। कई जगहों पर लैंडस्लाइड के बाद रास्तों को बंद किया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। आम लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अमेरिका के इंडियाना मॉल में हुई फायरिंग। शूटआउट के दौरान 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। श्रीलंका में 4 महीने में लगी चौथी बार इमरजेंसी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने घोषणा की। श्रीलंकन राजदूत का चीनी प्रेम। बोले, ये कहना अनुचित कि भारत ने चीन से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिका के लास वेगास में लगातार आ रही फायरिंग की खबरें। फायरिंग के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। अमेरिका के दक्षिणी नेब्रास्का में भारी बारिश, तेज हवाएं, लोगों को हुई काफी परेशानी। स्पेन के जंगल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। कैस्टले और लियोन तक पहुंची आग। जुहू के क्रोमा के सलून में एक अपनी मां के साथ नजर आई कृति। सैंडल पिंक कलर की ड्रेस में दिखी खूबसूरत। मुंबई में एक बार फिर साथ नजर आए मुन्ना भाई और सर्किट। साथ मीशा कोपिकर और शहनाज कौर गिल भी महबूब स्टूडियो में आए नजर। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी फिल्म शाबाश मिठू तीसरे दिन के बाद भी कलेक्शन 1 करोड़ से नीचे है। सुष्मिता सेन ने अपने नए पोस्ट में दिया करारा जवाब। कहा, मैं अभी भी अपने लिए डायमंड खुद खरीदती हूं। ललित मोदी के साथ अफेयर की वजह से सुर्खियों में है सुष्मिता। और लुलु मॉल की बात करते हैं, जहां पर नमाज पढ़ने पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मॉल में मुस्लिम युवक सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही आए थे। मॉल में लगे सीसीटीवी से दरअसल ये पूरा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि पहले इन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर ही नमाज पढ़ने की कोशिश की थी और जब सिक्योरिटी गार्ड ने नमाज पढ़ने से रोका, उसके बाद में दूसरे फ्लोर पर जाकर के इन लोगों ने नमाज अदा की। तो बड़ा खुलासा इस वक्त ये हो रहा है कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ना उनका मकसद था। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग शॉपिंग करने आए हो और नमाज का वक्त हुआ हो, इसीलिए मॉल में उन्होंने नमाज अदा की। जब सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया तो ये पता चला कि जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो आखिर वो क्या जताना चाह रहे थे या फिर क्या उनका मकसद था यहाँ नमाज पढ़ने के जरिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि इसके 2 दिन बाद यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी गई और जमकर विवाद हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि लुलु मॉल के बाहर अब सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि हर आने जाने वाले की अब सख्ती से चेकिंग हो रही है, ना सिर्फ लोगों की बल्कि इस पूरे इलाके की अब ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरास बल्कि अब ड्रोन के जरिए भी यहां पर चौकसी बढ़ाई गई। लुलु मॉल में जिस तरीके से नमाज और हनुमान चालीसे का विवाद बढ़ रहा है, उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हम लुलु मॉल के बाहर मौजूद है और यहाँ पर लगातार ड्रोन कैमरों के जरिए
निगरानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रोन कैमरा जो है वो जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और वो लोग यहाँ पर चला रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लुलु मॉल का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए पूरी निगरानी हो रही है। ना सिर्फ एंट्रेंस गेट के आसपास बल्कि दूर तक अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो यहाँ पर आकर धार्मिक उन्माद फैला सकता है, माहौल खराब कर सकता है, तो उस चीज की भी निगरानी यहाँ पर पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न सिर्फ ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि इसके साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस का जो बल है वो आसपास के सभी गेटों के आसपास लगाया गया है और इसके साथ साथ पीएसी की भी एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर 24 घंटे स्टैंड बाय मोड पर मौजूद है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी संख्या में या कुछ लोगों के साथ आकर यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में उनसे निपटने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ा गई और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, उसको लेकर पुलिस के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। यहाँ पर जो डीसीपी हैं उनको हटाया गया, साथ ही साथ जो सुशांत गोल्ड सिटी थाने के इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह थे उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। और इसी बात के मद्देनजर तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। तो आदर्श हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे कि अभी के हालात वहां पर क्या है। बहरहाल रुक कर लेते हैं आदर्श का। आदर्श, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है वहां पर मजहबी फाइट देखते हुए। बहरहाल जिस तरह के हालात हैं, लोग शॉपिंग करने भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी डबल हो जाती है ये देखना कि फिर से कोई उन्मादी यहाँ ना पहुंचे, फिर कोई नमाज ना अदा करने लगे या फिर हनुमान चालीसा को लेकर यहाँ पर विवाद ना हो। बिल्कुल, इस बात की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और साथ ही साथ पुलिस की निगरानी भी बढ़ी है। अगर हमने आपको बताया कि जिस तरीके से ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी चल रही है और उस ड्रोन कैमरे के साथ साथ जो पुलिस के पीएसी बल है, पुलिस बल है, वो भी यहाँ पर निगरानी कर रही है और इन्हीं सबके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। उनके साथ लगातार जो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के लोग हैं वो भी निगरानी कर रहे हैं और ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के जरिए बल्कि जो स्थानीय सुरक्षा गार्ड हैं उनको बाकायदा पुलिस ट्रेंड कर रही है, उनको बता रही है कि आखिर कैसे इस पूरे मामले में लोगों के साथ व्यवहार करना है। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को परेशान करता है या कोई व्यक्ति वहां पर जो मौजूद सुरक्षा गार्ड है उनको परेशान करता है तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, इस बात की निगरानी जो है वो खुद जो पीयूष मोडिया हैं, ज्वाइंट सीपीएलओ, वो कर रहे हैं। और इस मामले में माना जा रहा है कि अब से 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी के बाद जो है वो और भी ज्यादा लोग जो हैं वो सीसीटीवी के आधार पर चेक किए जा सकते हैं, मॉनिटर किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी ट्रैक किया जा रहा है कि आखिर जो लोग अंदर आए हुए थे वो किस रास्ते से आए, पर्पस क्या था और फिर आखिर वो कहाँ गए, किस गाड़ी से आए थे। ठीक है आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लुलु मॉल का जो ये पूरा विवाद है वो इतने आसानी से शांत नहीं होगा और जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी बताएं इस पर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है, जमकर बयानबाजियों का दौर भी इस दौरान नजर आता है लुलु मॉल में। फिलहाल जो नमाज पढ़ने की तस्वीर सामने आई थी इस दौरान यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब ये स्पष्ट हो गया कि जो लोग अंदर दाखिल हुए वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ नमाज पढ़ने के लिए ही आए थे। लुलु मॉल में सुरक्षा को लेकर आदर्श सिंह ने जॉइंट सीपी पीयूष मोडिया से भी बातचीत की, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइंट सीपीएलओ पीयूष मोडिया साहब मौजूद हैं। सर, क्या देखा आपने, क्या निष्कर्ष रहा? नहीं, देखिए आज हम तो यहाँ की स्थिति का अब देखने आए थे कि हमने पाया कि कानून व्यवस्था इसके बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कल जरूर हमने पुलिस बल और पीएसी इसलिए लगाया था कि कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गलत हरकत करने की चेष्टा ना कर सके और इसके लिए हमने मॉल से पहले ही लगभग 1 किलोमीटर पहले में 500 मीटर जो चौराहे वहाँ पर बैरियर लगाए थे और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा जानकारी पूर्व में हुई थी कि यहाँ पर आकर कुछ असामाजिक कृत्य करने की चेष्टा कर सकते हैं।
बातचीत करने के लिए ज्वाइंट सीपीएलओ पीयूष मोडिया साहब हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अभी भी मॉल के अंदर से बाहर निकले हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जो अंदर के सिक्योरिटी के लोग हैं उनको ब्रीफ किया है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं पुलिस उनके साथ है, उनके सपोर्ट में है और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि यहाँ पर नहीं होने देंगे और इसीलिए पुलिस और पीएससी की तमाम कंपनियां यहाँ पर लगाई गई हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। तो लखनऊ के इसी लुलु मॉल को लेकर के विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। लुलु मॉल को लेकर के एसपी ने बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए। लुलु मॉल पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब यूपी में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। लुलु मॉल को लेकर एसपी के विधायक इरफान सोलंकी ने बड़ा आरोप लगाया। इरफान सोलंकी का कहना है कि लुलु मॉल में पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आपने देखा किस तरह से एक आदमी ने मेरी गाड़ी में लूट करने की कोशिश करी। बियर की बोतल से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद लुलु मॉल को लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर कई ताबड़तोड़ वार की। यूपी में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं। और देखिए, लुलु मॉल को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया तो यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने इसे सरकार के खिलाफ साजिश करार दिया। श्री अखिलेश यादव जी को देखिए क्या है, वो मैं समझता हूँ कि फिजिकली कहीं कुछ समझने और देखने के लिए नहीं जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया। इस प्रकार के जिन लोगों ने भी विवाद किए हैं उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूँ कि किसी को नमाज पढ़ना है तो वह मस्जिद में जाए, अपने घर में पढ़े। किसी को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है वह भी अपने घर में या मंदिर में जाकर के करे। उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे कई ऐसे लोग हैं जिसमें साजिश रच के सरकार के कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग है। ऐसे किसी भी मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के धार में आज बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पर बता दें, महाराष्ट्र के सीएम ने भी बड़ा ऐलान किया। हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट की ये बस थी जो कि मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हुई और हादसे में अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से, जहां पर नर्मदा नदी में एक यात्री बस गिर गई जिसमें 13 लोगों की अभी तक जान जाने की खबर। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। वहीं धार में जिस जगह पर यह हादसा हुआ, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सबसे पहले हादसा वाले स्थल पर पहुंची और हमारे सहयोगी देवेंद्र ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता है। भीषण सड़क बस हादसे के बाद अभी तक लगभग 13 लोगों के शवों को निकाल लिया गया है, लेकिन लगातार और भी यात्रियों की तलाश की जा रही है।
पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम पूरी नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है वहीं गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां बस पलटी खाई थी वहीं पर अभी लगातार और भी लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोर भी नर्मदा नदी के पूरे आसपास के क्षेत्र में लोगों की तलाश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति और छूट न जाए जो इस पूरे दुर्घटना का शिकार हुआ हो। देवेंद्र भामदरे, टाइम्स नाउ, नव भारत, इंदौर। खरगोन और धार जिले की बॉर्डर पर स्थित नर्मदा नदी के ब्रिज पर एक बहुत ही दुखद बस हादसा हुआ है जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस लगभग सुबह 7 बजे इंदौर से चली थी और महाराष्ट्र जा रही थी, तभी एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के कारण बस इस ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसमें लगभग 13 से 14 लोग सवार थे जिनकी अभी तक मौत की खबर सामने आई है। साथ ही बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू का काम जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नर्मदा नदी में रेस्क्यू का कार्य अभी भी जारी है और एनडीआरएफ के टीम और गोताखोर लगातार यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। चूँकि नर्मदा नदी में इस वक्त जल का बहाव बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन लगातार यहाँ पर मौजूद अधिकारी और रेस्क्यू टीम यात्रियों की तलाश में लगी हुई है और दूर दूर तक यात्रियों को तलाश किया जा रहा है। देवेंद्र भामदरे, टाइम्स नाउ, नव भारत, इंदौर। तो धार में हुए हादसे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना को लेकर के दुख जताया और मृतक के परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो उन्होंने इस मामले को लेकर शोक प्रकट किया है। मध्य प्रदेश के धार से बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है। नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये वही तस्वीर है जहां उफनती नर्मदा नदी में गिरी बस को देखा जा सकता है। बस में कुल 50 से 60 लोग सवार थे। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई। बारिश के मौसम में नर्मदा नदी का पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से बस में सवार 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की पूरी जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मदरसों में एडमिशन को लेकर उम्र सीमा तय करने के सवाल पर यूपी के मंत्री का बड़ा बयान आया है। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा है कि मुस्लिम बच्चों को सही उम्र में सही शिक्षा मिले, उसके लिए सरकार गंभीर है। तो टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दानिश आजाद ने कहा है कि सही उम्र में बच्चे अगली क्लास में अपग्रेड हो सकें, इसके लिए अभी यूपी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव तैयार करने पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मदरसों में दाखिले के लिए उम्र तय करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग माइनॉरिटी के अगेंस्ट काम करते हैं और जबकि आप माइनॉरिटी वर्ग के युवाओं को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस आरोप को और इस योजना को दोनों को मिलाकर क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष ने, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इसने हम मुसलमानों को हमेशा ठगा है। हमें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और जब वो सत्ता में आए तो हमारे लिए कोई भी ठोस काम उन्होंने नहीं किया। कोई भी एक ऐसी ठोस काम वो नहीं गिना सकते हैं। और आज 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई तो अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुसलमानों के लिए ग्राउंड लेवल पे ठोस काम हुए। आज आप देखिए, जो सबसे बेसिक एजुकेशन का जो आधार है मदरसा शिक्षा, उस मदरसा शिक्षा को मॉडर्नाइज करने के लिए, उस मदरसा शिक्षा को अपलिफ्ट करने के लिए योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा में एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया, उसका आधुनिकीकरण किया।
पहले की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ। तो मदरसों में एडमिशन को लेकर अब निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर कमेटी बनाए जाने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि एक कमेटी तैयार होगी। कमेटी आगे की डिसाइड करेगी कि मदरसों में शिक्षा का स्तर कैसे अपग्रेड होगा, कैसे एडवांस स्टडीज की तरफ मदरसों के बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी देखिए यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर एक बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी हम यहाँ पर आपको सुनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष का मकसद सिर्फ तुष्टीकरण है, वर्ग विशेष को वोट बैंक में बदलने की सिर्फ ये कोशिश है। बीजेपी की मंशा पूरी तरह से साफ है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी मदरसे में सही वक्त पर एडमिशन्स को लेकर अपना बयान दिया और कहा है कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण करना चाहता है और अब हमारी सरकार की कोशिश होगी कि वर्ग विशेष को वोट बैंक में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं वैसा ना हो। बैठाई है इस मुद्दे पर कि जो मदरसों में बच्चे जाते हैं उनकी एंट्री लेवल का जो एज है वो निर्धारित किया जाए, जैसे आम स्कूलों की तर्ज पर जैसे वहाँ होता है। इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष खासतौर से वो कह रहा है कि मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन दिलाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं दिलाई है, जिन्होंने शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए नकल अध्यादेश कानून भाजपा की सरकार लाई थी, उस कानून को इस सपा जब सत्ता में आई थी खत्म करने का काम किया, वह इस तरह के आरोप न लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो केवल तुष्टीकरण कैसे हो सके, एक वर्ग विशेष को वोट बैंक के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जा सके, वो सब इसी कोशिश में लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है, चाहे मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हों और चाहे किसी अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हों, वह पढ़ें, आगे बढ़ें, वह देश की सेवा करें, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। उसके लिए जो संसाधन सरकार के पास है पूरी जिम्मेदारी से उसके लिए उपयोग किया जाए। मदरसा को पूरी बीजेपी सरकार टारगेट कर रहा है। यूपी में, आसाम में, कई स्टेट में टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इनको ये राइट नहीं बनता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ किया है, ये परमिशन है कि हम अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस सरकार को इख्तियार नहीं है कि किस एज के बच्चे वहाँ जाएंगे। एजुकेशन के साथ कोई एज बार नहीं है। हाँ, बड़े होके नहीं जाएंगे, छोटे जाएंगे, छोटे नहीं जाएंगे, किस एज पे जाएंगे वो तो जाने वाला तय करेगा ना। वो उस स्टेट की सरकार को ये हक नहीं बनता कि आप एज को फिक्स कर दो। शिक्षा के साथ कोई एज है क्या? हाँ, मरते मरते भी कोई शिक्षा ले सकते हैं। नॉलेज गेट करना ये तो कर ही सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब हिटलरी है इनकी, और ये सब खामाखा की बात है। असल मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। 5 बजे तक का समय है। अभी तक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी सांसदों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं आपको। रायसीना की रेस शुरू हो चुकी है। देश के राष्ट्रपति चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद भवन में मतदान किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संसद भवन में मतदान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपना वोट डाला। देश भर में विधायकों और सांसदों ने राष्ट्रपति चुनने के लिए अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा, वोटर अपने विवेक का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की शपथ होगी। तस्वीरें आपने देखी। एक तरफ राष्ट्रपति पद के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए एनडीए समर्पित उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जगदीप धनखड़ के नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ नामांकन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान की पूर्व राज्यपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार चुना है। मार्गरेट अल्वा कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद मार्गरेट अल्वा को सर्वसम्मति से विपक्षियों का उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के मुकाबले मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी कमजोर नजर आ रही है। राज्यसभा लोकसभा में वोटों के समीकरण को देखते हुए जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेटी के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन की घोषणा के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी फासले के अंतर को और बढ़ा दिया है। और कुछ और खबरें आपको पहले दिखाएं, उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के हैदरपुर वाटर प्लांट में फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर, पुलिस जवान ने 3 साथियों को गोली मारी है। फायरिंग में 2 जवानों की मौत और 1 जवान घायल बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर हैदरपुर वाटर प्लांट में फायरिंग हुई है। तो फायरिंग आखिर क्यों हुई, इसके पीछे की वजहों को लगातार पुलिस जांचने में जुटी हुई है, लेकिन यहां पर फायरिंग होने के बाद हड़कंप जरूर मच गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। असर कैसा है वो भी आप समझने की कोशिश करें ये तस्वीरें देखकर कि पानी भरा हुआ है, बच्चे उसमें तैरकर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल का ग्राउंड है ये जो तालाब में तब्दील हो गया है। तो देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बावजूद यहाँ जब पानी भरा तो लोग परेशान तो हैं, लेकिन उस परेशानी में भी एक मस्ती का जो समय है वो जरूर उन्होंने निकाला। देखिए सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर सभी पूरी तरह से जलमग्न हैं। बाढ़ और बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल हो चुका है। वहीं पुंछ में उफनते सैलाब के बीच लोग फंस गए। जी आपको ये भी बता दें, सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है और अभी तक ये बताया गया कि 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पूरा देश बाढ़ और बारिश से परेशान है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां उफनती नदी में 2 लोग फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुर्गा बटालियन के जवान फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बेतार नदी का जल प्रवाह काफी तेज था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दुर्गा बटालियन के जवानों ने बेतार नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुर्गा बटालियन के जवानों ने नदी में फंसे लोगों को निकालकर इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया। और राजस्थान में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से बर्बादी आई है। यहां पर हुई बारिश की वजह से एक बस में सवार पैसेंजर की जान पर बन आई। ये तस्वीर राजस्थान के सीकर की है, जहां अंडरपास में भरे पानी में राजस्थान रोडवेज की बस फंस गई। जिस वक्त ये बस पानी में फंसी, ये यात्रियों से भरी थी। अंडरपास में जलभराव होने के कारण बस का मूवमेंट रुक गया और उसके अंदर पानी घुसने लगा। यात्रियों की टेंशन बढ़ गई और सभी घबरा गए। देखने वाले किनारे में खड़े होकर मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। कहा जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से अंडरपास में फंस गई। अंडरपास में ज्यादा पानी जमा होने के बावजूद बस ड्राइवर ने बस पार करने का फैसला किया और बीच अंडरपास में बस फंस गई। गनीमत ये रही कि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सावन का पहला सोमवार है, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम भी आज भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ी।
शिव भक्ति में डूबी ये तस्वीरें झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की है, जो पूरी तरह सावन के पहले सोमवार को भगवा रंग में रंग चुका है। जहां तक नजर जा रही है, भगवा रंग में शिव भक्त नजर आ रहे हैं। शिव भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि जहां जिसे जगह मिली वहीं से शिव की भक्ति कर ली। सुल्तानगंज से जल उठाकर हजारों शिव भक्त बाबा को जल चढ़ाने देवघर पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लाइन रविवार रात को ही 12 किलोमीटर लंबी हो गई। सावन के पहले सोमवार पर बाबा का पट विशेष पूजा अर्चना के साथ सुबह 3:05 पर खोला गया। 28 मिनट तक चली सावन की पहली सरदारी पूजा के बाद लगभग 4 बजे आम भक्तों के लिए जलाभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश दिया गया। और काशी में भी आज लोग भोले की भक्ति में डूबे हुए नजर आए हैं। काशी विश्वनाथ के बाहर सुबह से लोगों की लंबी लाइन लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर वाराणसी एक बार फिर भोले के रंग में रंगी दिखाई दी। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। भोले के भक्तों ने आज गंगा में स्नान किया और फिर बाबा का जलाभिषेक भी किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन दिखाई दी। 2 से 3 पंक्तियों में ऐसे ही श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो लगी हुई है और हर किसी की मनोकामना यही है कि वो बाबा का दर्शन कर सके, बाबा का जलाभिषेक कर सके और जो उसकी मनोकामना है वो उसकी पूर्ति हो सके। पहले सोमवार के दिन काशी मंदिर के बाहर भारी भीड़ तो दिखी, साथ ही एक बच्चा भी भगवान शिव का रूप धारण कर मंदिर के बाहर पहुंचा। शिव का रूप धारण किए हुए बच्चे के साथ लोग सेल्फी खींचते दिखाई दिए। वहीं अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार बस ने 2 कांवड़ियों को कुचल दिया और इस हादसे के बाद कांवड़ियों ने रोडवेज की बस में जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपके सामने। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने यहां सड़क पर कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद बाकी कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की, बस के शीशे तोड़ डाले। घटना सुबह 6 बजे की है। वज्र घाट से जल लेकर लौट रहे बाइक सवार कांवड़िए सड़क से जा रहे थे और कांवड़ियों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सड़क पर मौजूद बाकी कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा, बस में तोड़फोड़ की। हादसे में मरने वाले दोनों कांवड़िए मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। ठीक है।